अगर मैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो डिग्री वाई एक्सिस पे है, करंट एक्स एक्सिस पे है। अगर कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को कंप्लीटली ओबे करेगा तो उसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये कैरेक्टरिस्टिक तमाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज को उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनते हैं और हमेशा कहां से पास होते हैं? ओरिजिन से। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो आपको याद आएगा चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, वाई का मतलब भी आई, ये क्या बन जाएगा? आर। हम ये कहते हैं स्लोप से आर मिलता है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, इसका मतलब एक लाइन का एक ही आर है, इसका मतलब आर इज कांस्टेंट। इसको कहते हैं क्या? ओमिक कंडक्टर। अब ये जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो रेजिस्टेंस का मतलब था ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो रेजिस्टेंस होती थी ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी। वो फैक्टर कौन कौन से थे? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर। टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेंपरेचर कम होगा रेजिस्टेंस कम होगी। अब जब करंट पास होता है किसी कंडक्टर से तो वो प्रोड्यूस करता है हीटिंग इफेक्ट। जोर से हमारे ध्यान में होना चाहिए कि करंट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। जब करंट पास होगा किसी कंडक्टर से तो वो प्रोड्यूस करेगा हीटिंग इफेक्ट। उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? चेंज। और हमें पता है कि जो कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस टेंपरेचर के बढ़ने से बढ़ती है, लिहाजा रेजिस्टेंस को बढ़ना चाहिए। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ने का मतलब ये होता है कि जो ग्राफ होता है इट विल मूव टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ग्राफ जो है वो अगर उसका स्लोप बढ़ रहा है तो वो किसकी तरफ जाता है? वाई की तरफ। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो कंडक्टर है ये ओमिक कंडक्टर नहीं है। अगर ओमिक कंडक्टर होता तो स्ट्रेट लाइन बनता, ये नॉन ओमिक है। और बेसिकली जो कंडक्टर है इसको हम कहते हैं क्या? मेटालिक कंडक्टर। क्योंकि मेटालिक कंडक्टर में से करंट पास होता है, वो हीट अप होते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ती है, स्लोप बढ़ जाता है। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बड़ा केयरफुली एक्सिस को देखिए। अगर ये ऐसा होता तो ये कर्व जो है वो नीचे की तरफ से, तो अब आपको स्लोप क्या होता हुआ नजर आता है? कम। याद रखिएगा अगर वी आई है तो स्लोप का मतलब आर है, अगर आई वी है तो फिर स्लोप का मतलब आर नहीं होता, मतलब स्लोप का मतलब होता है 1/r, जिसको आप कंडक्टेंस कह सकते हैं। तो मैं अक्सर बच्चों को ये आइडिया देता हूँ कि आप ऐसे याद करें, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा टू अलाउ द करंट टू पास थ्रू द सर्किट। जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना कम वोल्टेज चाहिए, लिहाजा अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ज्यादा वोल्टेज चाहिए। चेंज इन वोल्टेज ज्यादा होगा चेंज इन करंट के मुकाबले में। इन शॉर्ट जो कर्व है वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ जाता है। अब अगर वोल्टेज वाई एक्सिस पे तो वाई की तरफ जाएगा, अगर वोल्टेज एक्स पर है तो वो एक्स की तरफ जाएगा। ये आपके पास बना हुआ है क्या? ओमिक कंडक्टर। इसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको नाम दिया जाता है क्या? थर्मिस्टर। हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं कि जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है बल्कि क्या हो जाती है? कम। थर्मिस्टर उन्हीं में से एक है। अब बेसिकली एक फॉर्मूला है जो डायरेक्टली हमें नहीं पढ़ना लेकिन पता होना जरूरी है। जब टेम्परेचर बदलता है तो रेजिस्टेंस बदलती है, और इसके लिए आपने जो है वो एक इक्वेशन प्राप्त की थी कि डेल्टा आर बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस, बल्कि डेल्टा आर की सिर्फ आर टी, आर टी बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर बाद हम इन सारी चीजों को थोड़ा और तफसील से देखेंगे, मैं सिर्फ इस बात को पॉइंट आउट करना चाहता हूं। ये जो अल्फा है ना इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। ये प्लस में भी होता है और ये माइनस में। अगर ये प्लस में होगा तो आरटी की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर ये माइनस में होगा तो आरटी की वैल्यू। तो जो रेजिस्टर होते हैं मेटालिक कंडक्टर या सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है बल्कि क्या हो जाती है? कम हो जाया करती है। तो इसका मतलब उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता होगा वो पॉजिटिव होता होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ेगी,
ये जो थर्मिस्टर है ना, दिस इज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो नॉर्मली जब वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं थर्मिस्टर, तो उससे हम मुराद क्या ले रहे होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और उसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं V और I का, तो बता सकते हैं थर्मिस्टर के लिए इस ग्राफ की शक्ल कैसे बनेगी। ये किसकी तरफ जाएगा, I की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है बल्कि क्या होता है, कम। लिहाजा इसका स्लोप क्या होना चाहिए, कम। ये I की तरफ जाना चाहिए। ठीक। तो हमने लास्ट टाइम जब ओम्स लॉ का जिक्र किया तो कुछ बातें जो हमें पता होना जल्दी जल्दी से अपने पास नोट कर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो फिर ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है। लेकिन हम यूजुअली जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं थर्मिस्टर, वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी। तो सर टेम्परेचर और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर और वोल्टेज हाँ कैसे, यू बनाया ना, तो फिर इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जिस रेशियो से आप एक को चेंज करेंगे दूसरा भी उसी रेशियो से चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं एक को डबल कर दूं तो दूसरा डबल होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, डबल नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली रिलेटेड। रॉकेट गया कौन, लिख लो पिक्चर ले देखो। फिर हम सारे क्लास पढ़ लिए तो एक रह गया, वो भी देखी थे, गो के आगे कहीं टॉपिक में आ भी जाएगा, डायोड। क्योंकि डायोड अब ऐसा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिर्फ रेक्टिफायर आप पढ़ेंगे आगे चल के। डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, और सेमीकंडक्टर का बिहेवियर मैंने बता दिया, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। जब आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन V एंड I, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती थी। अगर कुछ बातें याद दिलाओ, याद है जो सेमीकंडक्टर्स होते थे वो दो तरह के होते थे, कौन कौन से, पी टाइप एंड एन टाइप। एक पी टाइप होता था और एक एन होता था। जब आप पी और एन को मिलाते थे तो डेप्लीशन रीजन बनता था, जिसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल बढ़ा करता था। वो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.4 से 0.7 वोल्ट जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास अगर आप गौर करें तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने से, अच्छा इस ग्राफ में मैं यहाँ पे आई रख देता हूँ, यहाँ पे बी रख देता हूँ। शुरू में सिर्फ वोल्टेज बढ़ेगा, करंट नहीं होगा, क्योंकि जब तक बैरियर पोटेंशियल मीट नहीं होगा फॉरवर्ड बायसिंग नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। लिहाजा ये ग्राफ यहां से उठ के ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ की शक्ल को देख लीजिए। हाँ, किसी एक साल की ये ग्राफ आया भी है, और मैं ये कहता हूं कि ये वो सवाल है कि अगर बच्चे ने डायोड पढ़ा भी नहीं है ना, तो उसे कुछ बातें याद होनी चाहिए। वो ये कि इस तरह का जो ग्राफ है कि कुछ देर तक आपके पास वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं है, ये इतना रेजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक है, मेटालिक और ओमिक ना थर्मिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर वो कहें कि डायोड, तो यही कैरेक्टरिस्टिक किसका है, डायोड का, कि जब तक बैरियर पोटेंशियल मीट नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस के आपने फैक्टर पढ़े,
कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है कुछ फैक्टर्स पे, तो हमने का रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन उतने ज्यादा होंगे, जब कोलिजन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। R is proportional to L, R is inversely proportional to AD। बता सकते हैं किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, थिन वायर की या थिक वायर की? थिन वायर की। R1 is greater than R2। इसका मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तभी हम कह रहे हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप इन दोनों को मिला दें तो ये बनेगा R is proportional to L upon A, R equal some constant, यहाँ क्या है L upon A, और यहाँ वो कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी रो, तो R इक्वल रो L अपॉन A। अब आपकी किताब में जितने भी ये रो की वैल्यूज गिवन है, ये सारी गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। तभी आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते थे वो कितने को लेते थे, 0 को। ये जो कांस्टेंट है रो, इस कांस्टेंट के दो नाम होते हैं। आप इस कांस्टेंट को नाम देते हैं रेजिस्टिविटी, आप इसी कांस्टेंट को नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों? याद करें, एक टर्म होती थी हीट कैपेसिटी और एक टर्म होती थी स्पेसिफिक हीट। किसी को दोनों का फर्क पता है? हमने गो के एप्टीट्यूड में भी डिस्कस किया हुआ है थर्मल के अंदर। हाँ, हीट कैपेसिटी मास डिपेंडेंट है, मास चेंज करेंगे वैल्यू चेंज रहेगी। स्पेसिफिक हीट मटेरियल की होती है। मैं आपसे बोलूं वाटर की स्पेसिफिक हीट, आप कहेंगे 4200। मैं आपसे को बताऊं वाटर के 2 kg के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो होगी 84, 4200 का डबल। 10 kg के लिए कितनी चाहिए, 42,000, 4200 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। हीट कैपेसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ अमाउंट, specific heat capacity is property of material। वो यहाँ पर resistance is property of a conductor। लेंथ चेंज करें, एरिया चेंज करें, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। specific resistance is property of material of a conductor। क्या मतलब है? आज अगर मैं 4 कंडक्टर लूं, 1 2 3 और 4, चारों की लेंथ में फर्क है, चारों के एरिया में फर्क है, तो इस बात के इम्कान बहुत रोशन है कि चारों के रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, फर्क। लेकिन चारों क्योंकि कॉपर के बने थे, तो चारों के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। क्योंकि रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती। कंडक्टर की प्रॉपर्टी कौन होती है, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टिविटी सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, दैट इज टेंपरेचर। तो यही रीजन है कि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। हाँ, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, और रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो क्या चेंज हो जाएगा, आर। ठीक, तो हमें जो है वो ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि जब आप कंडक्टर की रेजिस्टेंस की बात करते हैं या रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो क्या फर्क है। रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। यहाँ बात क्लियर है? अब फर्स्ट कर ले, मैं कॉपर वायर लाऊं और इस कॉपर वायर की रेजिस्टेंस आर है और उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो। मैंने क्या किया, मैंने कॉपर वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बताइए हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, हाफ हो जाएगी। क्योंकि जब आपने लेंथ हाफ कर दी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ। हर पार्ट की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मेरे पास एक वायर है, इस वायर की रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टिविटी रो है। मैंने इस वायर को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अब कोई आपसे पूछे हर पार्ट की रेजिस्टेंस क्या होगी, तो आप कहेंगे R बाय 10। कोई आपसे पूछे हर पार्ट की रेजिस्टिविटी बताओ, तो वो क्या ही होगी, रो। क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसकी लेंथ की नहीं। आप लेंथ को जितना चाहे डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो बस समझ में आ रही है। इसे नोट कर लेंगे तो हमें इस रिलेशन से मुताबिक एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे।
सर वो जो क्वेश्चन होता है 1 to बोर्ड वाले उनमें रेजिस्टेंस का जब आता है तो उस पे फैक्टर्स कौन कौन से डिपेंड करेंगे, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर? तो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो तो आपके सब्जेक्ट से होगा। आप जो टेस्ट शुरू होगी उसमें कौन सा होगा, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। सेकंड में बात है मुझे बात कॉन्सेप्ट कौन सा? अच्छा, ये अब इसका क्या है, रेक्टिफिकेशन पढ़ के वेरिएबल पोटेंशियल से होता है ये कि जब आप पी टाइप को मिलाते हैं तो पी टाइप की तरफ वो भी होती है और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जब आप पी और एन को मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल भी कहा जाता है पी, तो यहाँ होल को न्यूट्रलाइज कर देता होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता होगा। मैं क्या करता होगा, आपको एन के अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए था, होल तो चला आएगा। पी के अंदर होल होना चाहिए था, नजर क्या है, इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड बैरियर। अभी बैरियर जितना बड़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से जाना उतना ही हो जाएगा मुश्किल। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए बैरियर को क्या करना पड़ेगा, कम। उसे कम करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है, दिस इज कॉल्ड बैरियर। सर अगर साथ में राव भी ऑप्शन है फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए अगर वो आपसे कहेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, और मैं ऑप्शन में लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, रो, तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, आर, तो इसका जवाब सिर्फ क्या है, टेम्परेचर। देखा क्या, देखिए सवालों की बड़ी कॉमन टाइप है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक वायर है, मैंने उसकी लेंथ को डबल कर दिया। अच्छा, अब ये जो लेंथ को डबल करना है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? वायर की लेंथ को डबल दो तरीकों से किया जा सकता है। या तो एक केस हो स्पूल वाला, स्पूल जैसे धागे की रील होती है, ठीक है, आप लोग तो रील्स एक ही तरह की देखते होंगे। एक वो जो धागे वाली होती है उसको भी क्या कहते हैं, रील। उसका तरीका क्या है, 1 मीटर धागा लें, 2 मीटर धागा लें, 3 मीटर धागा लें। आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर ये आपके पास एक स्पूल ऑफ वायर है और मुझसे कोई जाए कि 2 मीटर वायर चाहिए, मैंने कहा ये लो 2 मीटर, उसने बोला 4 मीटर कर दो, मैंने कहा ये लो 4 मीटर हो गए। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि जब मैं आपसे कहूँ मैंने वायर की लेंथ को डबल किया, तो इस डबल करने से मुझे इस सेंस मिलती है कि मैंने लेंथ को डबल कर दिया क्योंकि मैंने और वायर ले लिया। ऐसा करने से लेंथ डबल हो जाएगी लेकिन एरिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो वो होगा AN, और अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो वो क्या होगा, 2AN। ऐसा करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज। क्योंकि कभी तो आप सवाल में चुना यही लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड बाय चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। इसका मतलब मैं ये लेता हूं कि मैंने सिर्फ लेंथ को क्या किया, डबल, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर मैं इसके लिए रेजिस्टेंस लिखूं तो वो होगी रो एल अपॉन ए, और अगर इसके लिए लिखूं तो मैं लिखूंगा रो 12 अपॉन ए, 2 रो एल अपॉन ए, ये सब आर के बराबर है, तो आर डैश कितना हो जाएगा, 2R। इतनी मेहनत किया इसने नहीं, जब लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगी, डबल। लेंथ को हाफ करके रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगी, हाफ। प्रॉब्लम कब होती है, जब वो जुमला इस्तेमाल करते हैं लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड without changing its volume. This is the case of stretching. या तो वो क्या है, a wire is stretched to double of its length, या तो जुमला ऐसे है, a wire is stretched to double of its length, या वो क्या है, length of a wire is doubled without changing its volume। दोनों का मतलब एक ही है। क्या, एक वायर था जिसकी लेंथ L थी, एरिया A था, मैंने वायर को डबल कर दिया ऑफ इट्स लेंथ,
लेकिन ऐसा करने से इसका एरिया क्या हो गया, हाँ, क्योंकि जब आप वायर को खींचेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम। ऐसा करने से इसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, नो चेंज। नो चेंज। अगर यहाँ पर वॉल्यूम ए एल था तो यहाँ पर भी वॉल्यूम क्या ही रहेगा, ए एल। तो अब वो दो तरीकों से जुमला लिखेंगे। लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। उसका मतलब ये है कि अगर मैंने लेंथ को डबल किया तो मैंने एरिया को क्या कर दिया, आधा। अब अगर मैं कहूँ रेजिस्टेंस चाहिए तो आपने कहा सर इसके लिए होना चाहिए आर इक्वल रो एल अपॉन ए। और मैं आपसे कहूँ यहाँ पर लिखें तो आप लिखेंगे आर इक्वल रो एल की जगह 12, ए की जगह ए अपॉन 2। हमें याद है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो 2 into 2 क्या बनेगा 4 रो एल अपॉन ए, यानी 4 आर। अब देखिए सवाल दोनों एक जैसे ही है, आंसर में फर्क आ गया। क्यों? जब वो कहते हैं लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड विदाउट अफेक्टिंग इट्स वॉल्यूम, तो वो स्ट्रेचनिंग का केस है, वो ऐसे सॉल्व होता है। जब वो कहें लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, आगे कुछ भी नहीं बताया, तो ये वाला केस है कि आपने सिर्फ लेंथ को ही क्या किया है, डबल, वायर को कोई स्ट्रेच नहीं किया है, तो उसमें आंसर ऐसे आएगा। क्या दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ठीक, नोट कर लो। फिर ये कोई फिर से बता देंगे नॉर्मल पर देखो, अगर वो कहे लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, तो इसका मतलब ये वो वाला केस है कि 1 मीटर वायर ले लिया, 2 मीटर, 3 कैसे नहीं वायर वॉल्यूम चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वो कहे a wire is stretched to develop its length, तो बात अंडरस्टूड है कि लेंथ को डबल किया तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा। क्योंकि लेंथ डबल होगी एरिया आधा होगा, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब वो लर्ज सॉल्व करते हैं, a wire is stretched to develop its length without changing its volume, इसका मतलब ये होता है कि हमें एरिया को क्या है, ये कॉपी कर ले तो फिर मैं इसकी एक एग्जांपल और करा दूं।
तो यहाँ लिखें। देखिए अब फर्स्ट करने आपसे कहा जाए कि आपके पास एक वायर है, और केवल सवाल भी लिखता हूँ, ध्यान रखना। एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस है आर। मैंने क्या किया, इस वायर को स्ट्रेच किया टू थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ। आपको बताना है कि इसकी न्यू रेजिस्टेंस कितनी है। 9 times. 9 टाइम्स, 12 टाइम्स जी। चलो 4, 6, 9, 12, 4 ऑप्शन आ गए। अब बड़ा आसान तरीका, जब वो कहते हैं स्ट्रेच, तो मैंने आपसे कहा था स्ट्रेचिंग का मतलब होता है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर आपने लेंथ को थ्राइस किया है तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/3। तो आप कहेंगे आर डैश इक्वल रो, लेंथ हो गई थ्राइस, एरिया हो गया 1/3। 3 into 3 क्या बन जाएगा, 9। ये बनेगा रो एल अपॉन ए, जिसका मतलब क्या है आर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9। हाँ बस समझ में आ रही है, ठीक। सर सीधा स्क्वायर भी तो कर सकते इसका हैं। थ्राइस आप डायरेक्टली स्कोर कर, आप वैसे भी नहीं कर सकते। दोबारा लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं a wire is stretched to 4 times of its length, its specific resistance will be जी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए 4 टाइम्स, ऑप्शन बी सेम 8 times, option C 16 times, option D सेम 32 times और ऑप्शन E none। नन तो इसका जवाब जो है वो none है। अगर मैं सवाल में सिर्फ रेजिस्टेंस पूछता तो जवाब क्या होता, 16। सवाल में उन्होंने कहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाल में क्या रहनी है, सेम। हाँ बस एक काम कीजिएगा, ये देख लीजिएगा कि सवाल में टेम्परेचर की हिंट ना हो गई, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो फिर रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ देखिए, ऐसा भी समय मेरी नजर से जो है वो गुजरा है कि वो कुछ वायर्स के कॉम्बिनेशन देंगे, कैसे, थिन, लॉन्ग, हॉट, थिन, शॉर्ट, कोल्ड, थिक, शॉर्ट, कोल्ड, और फिर थिक, लॉन्ग, हॉट। आपसे कहा जाए कि इन चारों में बताइए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी। ए थिन लॉन्ग हॉट किसकी होगी, ए की। उसका रीजन ये है कि जब वो कहते हैं किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो शुरू में नजर आ रहा है थिन और थिक। तो थिक का एरिया ज्यादा होता है, उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले फुर्सत में क्या हो जाएगी, खत्म। तो थिन से शुरू करेंगे। अब थिन में लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, लॉन्ग। तो ये और ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म। तो आगे देखेंगे नहीं नहीं, वैसे वो हॉट थिक का वो भी मैच करता है। देखिए अगर यही सवाल रेजिस्टिविटी के मुताबिक होता, अगर यही सवाल किसके मुताबिक होता, रेजिस्टिविटी, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हॉट कोल्ड कोल्ड हॉट है ना, इनमें से कोई एक होता जिसमें हॉट लिखा हुआ, बाकी सारे क्या होता, कोल्ड। क्यों, अगर फर्स्ट कलर में यहाँ पर कोल्ड लिख देता, तो अब वो रेजिस्टिविटी कह रहा है, क्या रेजिस्टिविटी का लेंथ और एरिया से कोई लेना देना है, तो मैं तो ये देखता ही नहीं। मैं तो सिर्फ ये देखता कोल्ड 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 हॉट, इसका टेंपरेचर ज्यादा है, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा। बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए।
नोट करिए। अच्छा, जितने भी सेल्स होते हैं, अगर मैं टर्म इस्तेमाल करूं सेल, तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है कि वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल। जो सेल होते हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल होगा। जब आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को मिला देंगे तो वही क्या बन जाएगा, बैटरी। यानी आपके पास अगर ये सेल है और मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये क्या कहलाएगी, बैटरी, क्योंकि आपने दो सेल्स कंबाइन कर दिए। और कभी का ये सिंबल ऐसा भी नजर आएगा। इसका मतलब ये होता है हमें नहीं पता कितने सेल्स कंबाइन हुए, मल्टीपल है, लेकिन ये कहलाएगी क्या, बैटरी। सेल डिवाइसेस का काम है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें, इलेक्ट्रिकल में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सेल है, तो सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा, ठीक है, कोई ना कोई केमिकल मौजूद होगा। यहाँ पर ये वाला एंड इसका है नेगेटिव और ये वाला जो एंड है ये होता है इसका पॉजिटिव। सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल में। सेल जो केमिकल एनर्जी बनाता है पर यूनिट चार्ज, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं क्या, ए एम एफ, जिसका मतलब होता था क्या, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब पहली बात ये कि ईएमएफ का यूनिट आप में से मेजॉरिटी को याद होगा, क्या होगा था, वोल्ट। अगर ये फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए था, न्यूटन। तो याद रखिएगा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिर्फ नाम की फोर्स है। जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक का मतलब डेमोक्रेसी की बात हो रही है, समझ में आ गया, ज्यादा इसकी तशरीह नहीं करना। तो ये हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सिर्फ नाम की फोर्स है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि इसका इंपैक्ट वो है जो फोर्स वाला है ये बेसिकली एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप उस एनर्जी को कहते हैं जो सेल प्रोड्यूस करेगा पर यूनिट चार्ज टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट, ठीक। अब इसको फोर्स क्यों कह रहे हैं, देखिए मैकेनिक्स के अंदर मोशन कॉज करना किसकी जिम्मेदारी है, फोर्स की या एनर्जी की, फोर्स की। आज अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दूं तो देखिए लाइट एनर्जी पे फॉल हो रही है, मेरी साउंड एनर्जी पे गिर रही है, आप कुछ भी कर लें, क्या ये मूव करना शुरू कर देगा, नहीं, एनर्जी कैन नॉट कॉज मोशन। हाँ, आप इसको हल्का सा पुश करें मूव कर जाएगा, बिकॉज फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। ये है एनर्जी, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट है वो वही है जो मैकेनिक्स में किसका होता है, फोर्स का। तभी आप इसको नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अगर एक सेल जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो है लेट्स से 9 वोल्ट, 9 वोल्ट का मतलब है 9 जूल्स पर कूलम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल सर्किट से तो करंट ट्रैवल करेगा। मैं कन्वेंशनल करंट शो करने का आदी हूं तो वो हमेशा प्लस से कहा जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। अब जब करंट ट्रैवल करेगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट से भी गुजरेगा। दुनिया के हर कंडक्टर की कोई ना कोई क्या होती है, रेजिस्टेंस। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की भी अपनी एक रेजिस्टेंस होगी, वो इंटरनल रेजिस्टेंस इसको कहा जाता है डिनोटेड बाय स्मॉल r, और ये जो बाहर रेजिस्टेंस है इसको कहते हैं लोड रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय कैपिटल R। अब एनर्जी का एक हिस्सा इस इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जाया हो जाएगा। जो एनर्जी इस इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जाया होगी उसको कहते हैं लॉस्ट वोल्टेज, डिनोट कर देते हैं V स्मॉल r से, क्योंकि वो वोल्टेज जो R की वजह से आया। जनरेट कितना करना है, 9 वोल्ट। दिस 9 इज एक्चुअली ईएमएफ ऑफ दिस सेल, जिसको मैं डिनोट कर देता हूं किससे, E से। तो बता सकते हैं कि इस R को कितना वोल्टेज मिलेगा, A माइनस VR, क्योंकि आप टोटल में से VR माइनस कर दे, जो बचेगा वो वहां तक पहुंचेगा। तभी आप एक फॉर्मूला लिखा करते हैं, आप लिखते थे ईएमएफ बराबर होगा लॉस्ट वोल्टेज प्लस पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस लोड। क्यों? जो सेल का ईएमएफ वो 200 में तो डिवाइड हो रहा है, तो ये बन जाता है E is equals to VR, क्योंकि लॉस वोल्टेज इज VR। तो फिर जो यहाँ पर वोल्टेज आएगा उसको लिख देता हूँ V क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये बनेगा IR और ये क्या बनेगा I into कैपिटल R, क्योंकि करंट की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, सेम। ठीक, ये आपके पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की बन जाएगा। अब ये जो सेल होता है आपके पास, ये सेल को आप चार्ज भी कर सकते हैं और सेल को आप डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल छोटी क्लास में आपने पढ़ा हो कि सेल दो तरह के होते थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो होता है जो डिस्पोजेबल है, सेल लिया, यूज किया, वीक हुआ, फेंक दिया। जो प्राइमरी सेल होता है उस प्राइमरी सेल का रिएक्शन वन में होता है, रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट। इसके मतलब एक सेल होता है जिसको नाम दिया जाता है सेकेंडरी सेल, उसका जो रिएक्शन है वो बायडायरेक्शनल होता है। जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। जब आप उसको चार्ज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बना रहा है, रिएक्टेंट। आप उसको इस तरीके से समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप सेल को चार्ज भी करते हैं और डिस्चार्ज भी। ये जो फॉर्मूला है ये उस वक्त अप्लाई होता है व्हेन सेल इज डिस्चार्ज। आप सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स है। अगर आप सेल को चार्ज करेंगे तो E is equals to IR minus I। ठीक है, और ये वाला केस होता है जब आप सेल को क्या करना होता है, चार्ज भी करना होता है। और याद करने का बड़ा आसान सा तरीका, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेल है जिसका EMF है 24 वोल्ट, ठीक है, मैं इसको कनेक्ट करता हूं एक ऐसे सर्किट से जिसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है 1। आपसे कहा जाएगा बताइए कितना करंट ट्रेवल करेगा। तो अब यहाँ पर जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप जो फॉर्मूला लिखते हैं ना वैसे लिखते हैं E is equals to V plus IR। मैंने इस चीज को जो है ना वो V का नाम दे दिया, ठीक है। आप चाहे तो आप IR वैसे लिखते हैं, हमें क्या नाम नहीं ऐसे लिख दीजिए IR plus IR, यानी मैं इस IR को भी लिखता हूँ इसको भी लिखता हूँ। तो आप चाहे तो आप इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं A is equals to V plus IR, और इसको क्या लिख सकते हैं E equal V minus IR। सारी वैल्यूज आपको पता है, A की वैल्यू पुट कीजिए 24, चाहे तो I कॉमन ले लीजिए, R plus R बनेगा 5 plus 1 6 बन जाएगा, वहां जाके डिवाइड होगा, I की वैल्यू क्या देगी 4, I की वैल्यू क्या देगी 4 आ जाएगी। ये डिस्चार्जिंग है। अगर चार्जिंग का केस होगा तो फिर फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पर प्लस की बजाय क्या है माइनस आ जाएगा। ठीक, ये सब अपने पास जो है वो नोट करें।